प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अजय शर्मा, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना से। अभी तक हमने जो पहला टॉपिक वाटर रिलेशंस प्लांट का पढ़ा, उसमें ऑस्मोसिस पढ़ी, डिफ्यूज़न पढ़ा, प्लाज्मोलिसिस पढ़ी, वाटर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी और वाटर पोटेंशियल पढ़ा। इसके बाद हम जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे दैट इज़ एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, अवशोषण और परिवहन जल का पौधों में। In actively growing plant tissues, the water constituents of plants is also 85% to 95% of their pressure. जो हमारे एक्टिवली ग्रोइंग प्लांट टिश्यूज़ हैं, प्लांट अपनी वेल ग्रोथ में है, तो उस प्लांट की जो कोशिकाएं हैं या उस प्लांट के जो अपना भार है, उस भार का लगभग 85 से 95% जल होता है। आप जानते हैं कि सारी जैविक क्रियाएं जल की प्रेजेंस में होती है, सब कुछ साल्ट वगैरह सब प्लांट के अंदर जलीय विलयन में पाया जाता है। तो जो प्लांट का फ्रेश वेट है उसका लगभग 85 से 95% भाग जल। Soil which provides anchorage to the plant is also the reservoir of water and minerals. मिट्टी या भूमि, सॉइल, जो प्लांट को ग्रोथ करने के लिए सारी कंडीशंस लगभग जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करती है, वो जल का और मिनरल का मुख्य स्रोत होती है। जल का और लवणों का मुख्य स्रोत होती है, रिजर्वायर है, यानी कि उसी के अंदर सब समाहित है, जहाँ से पौधों को अपनी ग्रोथ के लिए ये सभी चीज़ें मुहैया कराई जाती हैं। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल एंड देन मूव्स अपवर्ड टू डिफरेंट पार्ट्स थ्रू द जाइलम। जल का अवशोषण पौधों की जड़ों के द्वारा किया जाता है, भूमि से, जमीन से, और उसके बाद इसका अपवर्ड मूवमेंट होता है, ऊपर की तरफ पौधे के अन्य भागों को पानी की सप्लाई होती है। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। ये सब हम आगे हम प्रूफ के साथ जब एसेंट ऑफ सैप पढ़ेंगे तब हम उसमें देखेंगे कि किस पार्ट के द्वारा जल का अवशोषण होकर परिवहन हो रहा है। तो इन जनरल हम जानते हैं कि जो जल रूट्स के द्वारा, जड़ों के द्वारा अवशोषित किया गया, वो जाइलम के द्वारा पौधे के विभिन्न भागों को, एरियल भागों को या ऊपर के भागों को पहुंचता है। However, most of the water absorbed by root is lost through aerial parts, especially by the leaves. ये भी हम जानते हैं, हमने और छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि जितना पानी पौधे के द्वारा, जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है, उसका ज़्यादातर भाग, यानी कि लगभग 70 से 80% जो भाग है वो उसके एरियल भागों, मुख्यतः पत्तियों के द्वारा लॉस्ट हो जाता है, बेकार चला जाता है। हेंस वाटर मस्ट बी सप्लाइड कंटिन्यूसली। इसलिए एक पौधे को अपने जीवन यापन के लिए या जीवित बने रहने के लिए लगातार पानी की सप्लाई मिलती रहनी चाहिए, क्योंकि एरियल पार्ट्स उसको लगातार ही स्टोमेटा के द्वारा या लीफ की सरफेस के द्वारा गंवाते रहते हैं, या वो उड़ता रहता है उनसे वेपर्स के रूप में, वाटर वेपर्स के रूप में। हेंस वाटर मस्ट बी सप्लाइड कंटिन्यूसली। इसलिए जल की लगातार सप्लाई बहुत जरूरी होती है। Therefore, the land plants have an effective system of water absorption and in transport, that is ascent of water. इसलिए से, इस कारण से जो हमारे पौधे हैं, लैंड प्लांट्स हैं, उनमें जल को अवशोषित करने का और उसके परिवहन का एक बहुत ही इफ़ेक्टिव सिस्टम पाया जाता है, बहुत ही आवश्यक सिस्टम, इफ़ेक्टिव सिस्टम इन प्लांट्स के अंदर इस वाटर के एब्जॉर्प्शन, अवशोषण और उसके परिवहन के लिए पाया जाता है। अब सबसे पहले हम देखेंगे जल के स्रोत, सोर्सेस ऑफ वाटर, जल के स्रोत। द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ सॉइल वाटर इज रेन और प्रेसिपिटेशन।
जल के भूमि के जल का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? वर्षा। ठीक है, प्रेसिपिटेशन और रेन, वो वर्षा है जिसके कारण भूमि में जल पाया जाता है। Some of the rainwater runs off the surface due to natural slopes and get collected in water reservoirs such as lake, rivers, pond, etc. इस बारिश का कुछ भाग जो हमारे ढलान बनी होती है, नेचुरल सोर्सेज, नेचुरल स्लोप्स होते हैं, ढलान के कारण वाटर के रिजर्वायर्स में, जल स्रोतों में इकट्ठा हो जाता है, जैसे तालाबों में, झीलों में और नदियों में। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड रन अवे वाटर एंड इज़ नॉट अवेलेबल टू द प्लांट्स। इसको रन अवे वाटर कहा जाता है और ये जल को पौधों को अवेलेबल नहीं होता है, पौधों को प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि ये लगा जैसे ही पड़ा वैसे ही बहकर स्रोत में चला गया, रिजर्वायर में चला गया, नदी में, तालाब में, झील में चला गया, ढलान के कारण सीधा बहता हुआ। The rest of the water which is held by the soil particles occur in the following forms. इसके बाद जो ज़मीन गीली होती है, आप देखते हैं ना ज़मीन पानी पड़ने के बाद गीली भी होती है, तो वो जो कुछ जल है वो सॉइल पार्टिकल्स में कई प्रकार में पाया जाता है। अब हम इसके मेन सोर्स जो हो गया, स्रोत तो वर्षा का जल हो गया, वर्षा का कुछ जल बह गया, कुछ ज़मीन में रह गया, और ज़मीन में रह गया वो कितने प्रकार का होता है अब हम ये पढ़ेंगे। पहला टाइप ऑफ वाटर है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको गुरुत्वीय जल भी कहा जाता है। आफ्टर हैवी रेनफॉल एन एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ वाटर मूव्स डीप डाउन द सॉइल ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। जब काफ़ी बारिश हुई तो आप कहते हो कि पानी ज़मीन में जाना चाहिए, ज़मीन में चला जाता है, तो जो गुरुत्वीय बल है वो भी इस कुछ जल को ज़मीन में खींच लेता है। दिस इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल वाटर। और ये कहाँ इकट्ठा होता है? इट एक्यूमुलेट्स इन द डीप सिचुएटेड जोन्स ऑफ द अर्थ कॉल्ड वाटर टेबल और ग्राउंड वाटर। और ये सीधा जो ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वीय बल के द्वारा जल खींचा गया वो ज़मीन के अंदर जो वाटर टेबल है या ग्राउंड वाटर का लेवल है जाकर उसमें मिल जाता है। ठीक है, इट लाइज बियॉन्ड द रीच ऑफ वाटर एब्जॉर्बिंग रूट्स एंड इज देयरफॉर नॉट अवेलेबल। क्योंकि ये इतना डीप, अब जगह जगह देखते हो, जैसे अपने राजस्थान में देखा 250 फीट पे, 250 मीटर पे ऐसे जा जा के नीचे पानी मिलता है, वो ग्राउंड वाटर होता है जो हम पीने के लिए ट्यूबवेल वगैरह से निकालते हैं। तो ये पानी सीधा जाकर वहाँ मिल जाता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि आप रेन वाटर को हार्वेस्ट करें और इसको वापस जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि जल स्रोत हमारे सूखते जा रहे हैं। जल जो ज़मीन का जल है वो भी सूख रहा है, क्योंकि हम इतना उसका दोहन करते हैं कि वो हर घर में ट्यूबवेल लगने से वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसीलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग की ज़रूरत पड़ रही है कि जो ये जल, वर्षा का जल है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम भूमि के इस ग्राउंड वाटर लेवल तक पहुंचा सकें। तो ये जल, क्योंकि रूट्स कुछ ही हाइट तक जाती हैं, डीप कितने बड़े बड़े वृक्ष हों, लेकिन इस ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंचते हैं, तो इसलिए ये जल जो है पौधों के लिए अनुपयोगी होता है, नॉन अवेलेबल होता है। इसके बाद दूसरा टाइप ऑफ वाटर, दैट इज़ कैपिलरी वाटर। दैट इज़ कैपिलरी वाटर, इसको केशिका जल कहते हैं। दिस वाटर इज हेल्ड बाय थिन कैपिलरीज, दैट इज पोर स्पेस। जो जमीन में जमीन के कणों के बाद जो छिद्र बच जाते हैं वो पोर स्पेस कहलाता है। और ये कई आप कैपिलरी आप लोगों ने देखी है, केश नलिका देखी है, कि बहुत पतली सी नलिका होती है। तो जब बहुत सारे जल, पृथ्वी के कण, जमीन के कण एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, तो उनके चारों, उनके बीच के स्पेस में जो जल इकट्ठा हुआ वो कैपिलरी जल कहलाता है।
formed by soil particle. After the movement of gravitational water has stopped, जब ग्रेविटेशनल जल का जो है नीचे ग्राउंड लेवल तक जाना रुक जाता है, तो ये कैपिलरी वाटर या केशिका जल जो है ये पौधों के लिए जल का मुख्य स्रोत होते हैं। तो जो जल का अवशोषण पौधों के द्वारा किया जाता है वो मुख्यतः कैपिलरी वाटर होता है, केशिका जल होता है। तीसरा है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। द वाटर हेल्ड टाइटली इन फॉर्म ऑफ थिन फिल्म अराउंड सॉइल पार्टिकल इज कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक वाटर। आर्द्रता जल, जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं, जमीन के कण हैं, वो भी कुछ जल एक पतली फिल्म के रूप में अपने चारों ओर बनाए रखते हैं, आर्द्रता अपनी नमी बनाए रखने के लिए। ये पार्टिकल्स के द्वारा बहुत टाइटली पकड़ा होता है, बहुत सख्ती से चारों तरफ चिपका हुआ होता है। किसके कारण से? दो बल आपने पढ़े हैं, आसंजन बल और संसंजन बल। इन बलों के कारण ये सॉइल पार्टिकल से जुड़ा रहता है, जल की फिल्म जो है पतली सी, और इसको आसानी से पौधों के द्वारा अवशोषित नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसको भी नॉन अवेलेबल माना गया है। इस जल को भी नॉन अवेलेबल पौधों के लिए माना गया है। यहाँ पर ये एल की जगह आई होता, नॉन अवेलेबल माना गया है। जल पौधों को ये वाला भी प्राप्त नहीं होता जो सॉइल के कणों ने अपने साथ चिपका के रखा हुआ है। पहला जो कैपिलरी बल था वो दो जो सॉइल के अणु थे उनके बीच का जो स्थान है उसमें था, तो उस कैपिलरी जल से ही कुछ जल जो है सॉइल के पार्टिकल्स ने अपनी पकड़ में रखा हुआ है कि भाई ये हमारे लिए है, जिसको आसानी से पौधों से सॉइल पार्टिकल्स से लेना पौधों के लिए नहीं हो पाता है, जिस कारण से ये जल पौधों को नहीं अवेलेबल माना जाता। चौथे प्रकार का जल है क्रिस्टलाइन वाटर और केमिकली कंबाइंड वाटर। दिस इज द फॉर्म ऑफ वाटर दैट फॉर्म्स द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। ये कौन सा जल है? क्रिस्टलाइन वाटर या केमिकली कंबाइंड वाटर हम जिसको कहें, रासायनिक बद्ध जल। दिस इज द फॉर्म ऑफ वाटर दैट फॉर्म्स द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। सॉइल पार्टिकल्स में आप जानते हो कि हाइड्रोक्साइड्स पाए जाते हैं डिफरेंट टाइप्स के, तो कुछ जल इन हाइड्रोक्साइड्स जैसे एल्युमिनियम का है, आयरन का है, सिलिकॉन का है, इनके हाइड्रेट रखने में सॉइल पार्टिकल में पाया जाता है। इन विशेष प्रकार के पार्टिकल्स का एक केमिकल कंपोजिशन होता है, वाटर दैट फॉर्म्स द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सॉइल वाटर। ठीक है, जो सॉइल की टाइप है जिसमें एल्युमिनियम, आयरन, सिलिकॉन आदि के हाइड्रोक्साइड हैं, हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स पाए जाते हैं, तो ये जल केमिकली इन पार्टिकल्स में जुड़ा हुआ होता है, जिसको भी प्लांट अपने लिए अलग नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार का जल भी पौधों के लिए अनअवेलेबल होता है, पौधों के लिए अनअवेलेबल होता है, पौधों को प्राप्त नहीं हो पाता है। रासायनिक बॉन्ड्स के द्वारा ये जो जल है वो पार्टिकल से बंधा हुआ है। ये देखिए, ये डिफरेंट टाइप के वाटर्स दिखाए गए हैं। सॉइल वाटर, ये पहला जो था दिस वन, ये ग्रेविटेशनल वाटर है, यानी कि ये सारा पार्टिकल्स को छोड़कर ग्राउंड लेवल में चला गया नीचे। ठीक है, दूसरा ये कैपिलरी वाटर है। ये देखिए सॉइल पार्टिकल्स हैं, ये चारों सॉइल पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में जो ये स्पेस है, ये वाला, इस वाले स्पेस में जो जल है वो ऐसे नीचे तक लगता है जैसे एक केश नलिका बनी हुई हो। ये वाटर पौधों को प्राप्त होता है मुख्यतः। दूसरा तीसरा जो है हाइग्रोस्कोपिक जल है, जो आप देख रहे हैं, ये पौधों को बिल्कुल पार्टिकल के साथ साथ लगी हुई है, ये फिल्म सी पतली। इसको रूट्स जो हैं पौधों की आसानी से अलग
नहीं कर पाती हैं, इसलिए ये अनअवेलेबल होता है। ये अनअवेलेबल है, ये अनअवेलेबल है क्योंकि बहुत नीचे चला गया रूट के। और चौथा है केमिकली कंबाइंड वाटर। ये पार्टिकल्स के अंदर जो सॉइल पार्टिकल से केमिकली बंधा हुआ है, इसलिए ये भी पौधों को प्राप्त नहीं होता है, अनअवेलेबल माना जाता है पौधों के। ये डिफरेंट टाइप्स का जल हो गया, जो मेन स्रोत आपको ज़मीन के अंदर पानी के मिल रहे हैं, और इनमें से केवल कैपिलरी वाटर आसानी से पौधों को प्राप्त होता है अपनी जल की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए। ठीक है, इसके आगे जो डिटेल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स।